हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 5 इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा का पार्ट 4 आज कंटिन्यू करते हुए हम नया टॉपिक लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर। विद्युत शक्ति क्या है? शक्ति के बारे में हमने 10 तक पढ़ा है। यहाँ हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ रहे हैं। विद्युत स्रोत द्वारा आवेश प्रवाह के कारण किए गए कार्य की दर। यहाँ आवेश प्रवाह के लिए प्रति सेकंड प्रदान की गई जो ऊर्जा है वही इलेक्ट्रिक पावर कहलाती है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि आरोपित वोल्टता और प्रवाहित धारा का मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल विद्युत शक्ति के इक्विवेलेंट होता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि किसी चालक के सिरों पर यदि V वोल्टेज है या विभवांतर V है तो डेल्टा T समय में I एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं। तो आवेश Q को V विभवांतर पर अभिष्ट परिपथ में ले जाने के लिए किए गए कार्य का मान कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। आवेश इंटू विभवांतर। ये चालक हमारे पास, इसमें V विभवांतर दोनों सिरों के मध्य डेल्टा T समय के लिए I एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। तो Q आवेश को V विभवांतर पर अभिष्ट परिपथ में ले जाने के लिए किए गए कार्य का मान W बराबर आवेश इंटू विभवांतर के तुल्य होता है। फिर से देखते हैं, इलेक्ट्रिक पावर को हम लिखते हैं P इक्वल टू V इंटू I एंड डेल्टा W किया गया कार्य आवेश इंटू विभवांतर के बराबर होता है डेल्टा Q इंटू V के इक्वल। डेल्टा W इक्वल टू I इंटू डेल्टा T इंटू V या डेल्टा W अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V I। यहाँ कार्य करने की दर शक्ति के इक्वल होती है। P इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास V इंटू I के बराबर। हम जानते हैं कि V बराबर होता है IR, देन P बराबर IR इंटू I या P बराबर I स्क्वायर R। या यहाँ पर यदि I बराबर हम V अपॉन R रखते हैं, I बराबर V अपॉन R रखते हैं तो P बराबर हो जाएगा हमारे पास V इंटू V अपॉन R, देन P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। अतः हम कह सकते हैं कि P बराबर VI इक्वल टू I स्क्वायर R इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R के इक्वल। यह इलेक्ट्रिक पावर का या विद्युत शक्ति का फॉर्मूला है। P बराबर VI या I स्क्वायर R या V स्क्वायर अपॉन R के रूप में। इसका ऐसा ही मात्रक हम जानते हैं वाट, या यहाँ से अगर हम देखें कि P बराबर W अपॉन T के रूप में, तो कार्य का मात्रक जूल, समय का सेकंड, तो वाट या जूल प्रति सेकंड के रूप में इसको डिनोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि हम ऐसा मान के चलें कि यदि विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट है, धारा का मान I बराबर 1 एम्पियर है और समय यदि हम मान लेते हैं 1 सेकंड, तो हम कह सकते हैं कि इस स्रोत द्वारा प्रदान की गई शक्ति जो है वो 1 वाट के तुल्य होगी। यदि यहाँ पर हम V की वैल्यू 1 और I की वैल्यू 1 रखते हैं तो पावर 1 वाट के इक्विवेलेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं हम विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसा कि अभी हमने देखा है कि P इक्वल टू होता है डेल्टा W अपॉन डेल्टा T, देन डेल्टा W इक्वल टू P इंटू डेल्टा T के रूप में। अर्थात किसी विद्युत परिपथ में धारा को बनाए रखने के लिए
स्रोत द्वारा किया गया कार्य, स्रोत द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाती है, जिसका मान डेल्टा डब्ल्यू बराबर P इंटू डेल्टा टी के रूप में होता है। यहाँ फिर से हम P की वैल्यू रखते हैं वी आई डेल्टा टी या डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी, या यहाँ से आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी के रूप में। ये सभी फॉर्मूलाज जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी के लिए, विद्युत ऊर्जा के लिए या कार्य, दोनों एक ही है। उसके लिए डेल्टा डब्ल्यू बराबर वी आई डेल्टा टी या वी स्क्वायर अपॉन आर डेल्टा टी या आई स्क्वायर आर इंटू डेल्टा टी के रूप में होगा। देन डब्ल्यू बराबर पी इंटू टी से यहाँ हम देखते हैं मात्रक हो जाएगा इसका वाट इंटू सेकेंड, और ये जूल के बराबर होगा। 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 1000 इंटू 3600 सेकेंड या 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होगा, जो 1 यूनिट के तुल्य होती है। 3.6 इंटू 10⁶ जूल 1 किलोवाट के बराबर या 1 यूनिट के बराबर होता है। इसी प्रकार यदि 1 किलोवाट में हम देखते हैं तो 1000 वाट, और 1 मेगावाट की बात करते हैं तो 10⁶ वाट के इक्वल होता है। तो यहाँ वाट और किलोवाट आवर दोनों में अंतर है। वाट यहाँ पर जो है विद्युत शक्ति या इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट बनेगी, और किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर जो है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी, जिसका मान यदि हम देखते हैं तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल या 1 यूनिट की बराबर होगी। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं विद्युत शेल। विद्युत शेल 10th क्लास तक हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रिक सेल वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करे। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये डिवाइस क्या कहलाता है? विद्युत शेल कहलाता है। अर्थात विद्युत शेल वह युक्ति है जो किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर को मेजर करती है, विभवांतर को यहाँ पर बनाए रखती है। दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्राथमिक सेल और दूसरा द्वितीयक सेल। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल जो सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। इनको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। दूसरे प्रकार के सेकेंडरी सेल होते हैं, जिनको हम विद्युत ऊर्जा से को पहले रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, फिर प्रयोग के समय जब भी हम काम लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को फिर से विद्युत ऊर्जा में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति में ऐसे सेल द्वितीय सेल या सेकेंडरी सेल कहलाते हैं, जिसे सीसा संचायक सेल या क्षारीय संचायक सेल। प्राथमिक की बात करते हैं तो प्राथमिक में हम ले सकते हैं लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल या शुष्क सेल, जिसको हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं, उनको भी हम प्राइमरी सेल के अंदर ले सकते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रिक सेल दो टाइप से होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल
को हम यहाँ ई से लिखेंगे। एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में अपघट्य द्वारा जितना कार्य किया जाता है विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह अदिश राशि होती है। दिस इज स्केलर क्वांटिटी। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, क्योंकि हम जानते हैं V = W/Q के रूप में, तो यहाँ पर भी इसका मात्रक जूल प्रति कूलम के रूप में रहेगा, या इसको हम वोल्ट से भी दर्शा सकते हैं। लैग्रांज सेल के लिए विद्युत वाहक बल होता है 1.5 वोल्ट। डेनियल सेल के लिए होता है 1.08 वोल्ट। इस प्रकार हम इसको बैटरी को टर्मिनल के माध्यम से प्लस माइनस दर्शाते हैं और इसका विद्युत वाहक बल माना कि कितना है, E है। इस स्थिति में हम इस सेल को बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ते हैं। बाह्य परिपथ से नहीं जोड़ा जाता है। अर्थात जब किसी सेल को बाह्य परिपथ में नहीं जोड़ते हैं और सेल से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं ली जाती है, इस प्रकार का जो परिपथ है वो खुला परिपथ कहलाता है, ओपन सर्किट। खुले परिपथ में सेल के टर्मिनलों के मध्य E, जिसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहलाता है। जब सेल से किसी प्रकार की कोई धारा नहीं ली जाती है और परिपथ में उसको नहीं जोड़ा जाता है। लेकिन टर्मिनल वोल्टता की जब हम बात करते हैं तो सेल जब बंद परिपथ में होता है, अर्थात सेल से प्रतिरोध R के लिए धारा ली जाती है, तब उस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर का मान टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। अर्थात सेल में से जब धारा प्रवाहित होती है तो उस स्थिति में बंद परिपथ की स्थिति में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता V कहलाती है। तीसरा हम लेते हैं आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल के भीतर बहुत अत्यल्प प्रतिरोध होता है जिसको हम स्मॉल r से लिखते हैं। यह बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम होता है, लेकिन जब भी सेल में से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों और सेल के भीतर मुक्त आयनों के कारण टक्करें होती है और विद्युत अपघट्य के विलयन में आयनों के प्रवाह एवं अन्य अणुओं या आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध मुक्त इलेक्ट्रॉन जब इनसे टक्कर करते हैं तब सेल में जो भीतर अवरोध उत्पन्न होता है वो अवरोध ही उसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। जैसा चित्र में दिखाया गया है, हमने दो प्रकार के परिपथ बनाए यहाँ पे, एक खुला परिपथ, एक बंद परिपथ। खुले परिपथ के अंदर हम सर्किट को यहाँ से ब्रेक करते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की कुंजी नहीं जुड़ी जाती है। यहाँ पे जो स्मॉल r है ये सेल के भीतर ही इस सेल का रेजिस्टेंस है, जिसको हमने बाहर से आउट में अलग से दर्शा रखा है। ये खुला परिपथ है। बंद परिपथ में हम इस कैपिटल R से कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस इसे जोड़ दिया गया, तब सेल से हम धारा ले रहे हैं। तो उस स्थिति के अंदर सेल के टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होगा वो V के रूप में होगा, टर्मिनल वोल्टता के रूप में। यहाँ हम देख सकते हैं कि स्मॉल r, E और V में क्या संबंध है। जैसे कि हमने एक सेल बनाया यहाँ पे, इसका विद्युत वाहक बल E है
स्मॉल आर यहाँ पे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ पे एक सिरा ए लिया, एक सिरा बी लिया। माना कि बी सिरे पर पोटेंशियल वी बी है, ए सिरे पर पोटेंशियल वी ए है। तो वी बी स्टार्ट किया हमने, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट ए से स्टार्ट हो रही है और बी की ओर फ्लो हो रही है। तो इस स्थिति के अंदर वी बी माइनस विभव पतन होगा यहाँ पर, चूँकि यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध आर है तो इसका पोटेंशियल कम होगा माइनस आई आर के रूप में, प्लस फिर माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो ई प्लस ई के रूप में सेल का विद्युत वाहक बल, और फिर जाके ये वापस ए पर आएगा तो दैट इज इक्वल टू वी ए। तो यहाँ हम कह सकते हैं ई माइनस आई आर बराबर वी ए माइनस वी बी या ई माइनस आई आर बराबर वी के रूप में। अतः V इक्वल टू ई माइनस आई आर या R इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई। यहाँ पर टर्मिनल वोल्टता का मान E से कम होता है, यानी विद्युत वाहक बल से कम होता है। E माइनस आई आर बराबर V और V बराबर E माइनस आई आर। यहाँ पर R बराबर E माइनस वी अपॉन आई, और यदि I बराबर हम V अपॉन R रखते हैं तो R इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर या ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर के रूप में। अर्थात आंतरिक प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा हमारे पास R बराबर ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर के रूप में। विद्युत वाहक बल का मान यहाँ पर सदैव टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा रहेगा स्मॉल आर के रूप में, और यहाँ पे स्मॉल आर जो है यहाँ पे इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। कैपिटल आर यहाँ पे बाह्य प्रतिरोध है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर डिपेंड करता है, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं नंबर 1 विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रकृति पर। विद्युत अपघट्य की विलयन की प्रकृति पर। दूसरा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोडों के गोल में डूबे हुए क्षेत्रफल पर। तीसरा इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी कितनी है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। और चौथा डिपेंड करता है सेल में होने वाली ध्रुवण क्रिया, स्थानीय क्रिया पर डिपेंड करता है। अर्थात जब भी सेल खुले परिपथ में होता है तब हमारे को ई लेना है, बंद परिपथ के लिए यहाँ पे टर्मिनल वोल्टता वी लेनी है। और यहाँ से हम समझ सकते हैं कि स्मॉल आर जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है जिसकी इकाई ओम होती है, उसका मान ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर के रूप में होगा। और ये स्मॉल आर जो है इन बातों पर डिपेंड करता है विद्युत अपघट्य के विलयन की प्रकृति पर, यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के गोल में डूबे गए या डूबे हुए भाग के क्षेत्रफल पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर, और उसमें होने वाली ध्रुवण क्रिया और स्थानीय क्रिया पर आंतरिक प्रतिरोध निर्भर करता है।